सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काशीपुर में आप लोग हमसे मिलने के लिए आए। अंकिता भंडारी का जो केस है, उत्तराखंड क्रांति दल ने काफ़ी ज़ोरों शोरों से, आपने देखा है कि एक आक्रोश रैली देहरादून में निकाली गई थी और हम सबका यही पूरे प्रदेश चाहता था कि इसमें सीबीआई की जांच हो और सीबीआई की जांच बिल्कुल जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पुष्कर धामी जी ने, कि होगी। तो हमारा कहना ये है कि सीबीआई की जांच सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं, जैसे जैसे जांच चलेगी पता चलता रहेगा। तो हम अभी फ़िलहाल तो चलो, हमने एक होप है हमें कि सीबीआई ज़रूर इस कांड में जांच करेगी अच्छी तरह। हम एक उम्मीद के साथ अभी आगे बढ़ रहे हैं। जिस एफआईआर को दिया गया है सीबीआई जांच में, वो एफआईआर उसके माता पिता की नहीं है, किसी और की है, उस पर आपका क्या कहना है? ये इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया है। ये मिस्टर जोशी, अनिल जोशी, जो भी जहाँ से भी प्रकट हुए हैं, ये बहुत ही सोची समझी एक साजिश के तहत किया गया है इस कांड को भटकाने के लिए। तो ये इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं कि अभी तक 3 वर्षों से मिस्टर जोशी जो अब ये एफआईआर कर रहे हैं, इन्होंने पहले क्यों नहीं किया। अब जब वीआईपी का नाम बिल्कुल सार्वजनिक कर दिया गया है उर्मिला सनावर के द्वारा, तो उन लाइंस पे काम चलना चाहिए था। अभी तक तो लोग कह रहे थे कौन वीआईपी है, कौन वीआईपी है। तो अब तो उर्मिला सनावर ने बिल्कुल जो कन्वर्सेशन है उनके हस्बैंड के साथ, वो क्लियर कर दिया है कि वीआईपी ये हैं। तो उस वीआईपी को लीगल जवाब दे देता हूं, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में शुरू से लीगल तरीके से मैं पैरोकार रहा हूं उस केस का। तो पहली बात तो यह है कि हमने कभी भी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं माना यूकेडी ने, और हम लोग लगातार इसको जो है सामाजिक दृष्टिकोण से ही इसे लड़ रहे हैं और सभी लोगों का सहयोग मांग रहे हैं। जो 4 तारीख को ऐतिहासिक रैली वहाँ पे देहरादून में हुई थी, संपूर्ण विपक्ष एकजुट था। समस्त जो उत्तराखंड का समाज है वो एकजुट था, सड़कों पर था। सामाजिक संगठन हो चाहे राजनीतिक संगठन हो। तो पहली बात तो ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए कि हम इसे एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में ले रहे हैं। ये सामाजिक लड़ाई है और इसको सामाजिक लड़ाई की तरह ही हम लड़ रहे हैं। जहाँ तक आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की बात होने के बाद हम लोग चुप हो गए हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच को लेकर उत्तराखंड का जो पहला व्यक्ति जिसने आवाज़ उठाई थी वो आशुतोष नेगी था, जो हाईकोर्ट गया था। और हाईकोर्ट ने जब हमारी डिमांड को खारिज किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया था, और अभी हम दोबारा से रिव्यू पिटिशन फाइल करने की हमारी तैयारी है। जब इनके दुष्यंत गौतम के और अजय कुमार के नाम आ गए हैं, अजय कुमार का नाम हमने एफिडेविट में देख के तब भी सुप्रीम कोर्ट में दिया था, तब भी हियर से एविडेंस आया था। लोगों ने कान में कहा था, लोगों ने घर में आके कहा था कि हम जो है कोर्ट में तो गवाही नहीं दे सकते, हमारी जान का खतरा है। लेकिन ये अजय कुमार वीआईपी है, और अब एक नहीं 2 वीआईपी के नाम जब सामने आ गए, बात केवल इतनी सी है कि पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा खेल किया है। वो चुपके से जो है अंकिता के पिता माता जी को चुपके से उठा के उन्होंने वहाँ ले गए। उन्होंने कोई भी लीगल एडवाइस उनको नहीं मिलने दी। इवन उन्होंने मुझसे तक उनकी बातचीत नहीं होने दी और अभी भी नहीं होने दे रहे हैं, जिससे कि हम उनको लीगली बता सकें कि किस तरह की एप्लीकेशन उन्होंने वहाँ देनी थी। जो अंकिता के पिताजी हैं, उन्होंने जो एप्लीकेशन वहाँ दी है, उन्होंने दुर्भाग्य से उसमें अज्ञात लिखा हुआ है, वीआईपी की ढूंढ करें, वीआईपी के लिए सीबीआई जांच करें। अगर हम उन्हें एडवाइस करते तो हम साफ तौर पे वहाँ पे लिखवाते कि दुष्यंत गौतम और अजय कुमार, जिनके नाम का खुलासा जो है उर्मिला सनावर ने किया है कि जो है जो राठौर उनका पति है सुरेश राठौर, उसने फ़ोन पे कहा है इनको जो है केंद्र बिंदु में रखकर इनकी सीबीआई जांच की जाए। और पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट ने बरगलाकर परिवार को चुपके से उठा के, कोई भी बिना लीगल एडवाइस के, इस तरह की चिट्ठी लिखवाकर पहला षड्यंत्र तो ये किया कि उनको भ्रमित किया माता पिता को। दूसरा, उसके बाद वो ले आए एक पर्यावरण को उठाकर और उनकी तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज करा दी, वो भी अज्ञात वीआईपी की बात कर रहा है। जो पर्यावरण अनिल जोशी जी हैं, वो नाम नहीं ले रहे हैं दुष्यंत गौतम का, वो नाम नहीं ले रहे हैं अजय कुमार का, वो भी अज्ञात की बात कर रहे हैं। और ये पूरा षड्यंत्र है। हम जो है बहुत बारीकी से इसे देख रहे हैं। अगर सीबीआई जांच की दिशा अज्ञात की तरफ जाते हुए हमें दिखाई देगी
दुष्यंत गौतम की तरफ नहीं जाएगी, अजय कुमार की तरफ नहीं जाएगी। जिनका नाम का खुलासा हो गया बाकायदा, एमएलए ज्वालापुर जिसका खुलासा कर रहा है, बीजेपी का एमएलए रहा है वो, उसकी ओर अगर खुलासा नहीं होता, उसकी ओर जांच नहीं होती, उनकी कॉल रिकॉर्ड नहीं खंगाली जाती, उनकी लोकेशन नहीं खंगाली जाती, तो फिर हम दोबारा से सड़कों पे उतरेंगे। ये इसका जवाब है। नहीं, इसकी कोई समय सीमा आपने निर्धारित करी है? समय वेट एंड वॉच कर रहे हैं ना। आप ये बताइए, आप पत्रकार होते हुए उत्तराखंड के किसी भी पत्रकार ने पुष्कर सिंह धामी जी से अभी तक वो जो है गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं मांगा है कि सीबीआई जांच का वो कौन सा आदेश है? हमने तो मीडिया में कहीं देखा ही नहीं। कहाँ है? आप पूछिए उनसे कि कहाँ वो सीबीआई जांच का आदेश है जो आपने जारी किया है, वो मीडिया में आना चाहिए। और मैं सारे पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि पुष्कर सिंह धामी जी अगर यहाँ काशीपुर में आए या कहीं भी हो जाए, क्योंकि ये तो खबरें जाएगी सभी के पास, उनसे माइक लगाकर पूछा जाए कि आप सार्वजनिक करें सीबीआई जांच का जो आदेश है, आखिरकार उसमें आपने लिखा क्या है, वो किन बिंदुओं पर होनी है, किसके खिलाफ होनी है, कौन सी वाली एफआईआर पे होगी? अनिल जोशी की एफआईआर पे होगी जो 18 सितंबर 2022 को अंकिता हत्याकांड हुआ था, उस क्राइम नंबर पे होगी? किस पे करेंगे आप? तो ये गंभीर सवाल है और ये मैं मीडिया के बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सभी इस बात को समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इस मामले को लटकाया जा रहा है। आप लोग कड़े सवाल जो है पुष्कर सिंह धामी जी से पूछेंगे। अच्छा, आपने कहा कि इसमें राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन एक चीज़ और देखने में आ रही है कि आम जनता इस आंदोलन में अपनी पूरी भागीदारी नहीं निभा पा रही है। अधिकतर या तो कांग्रेस या यूकेडी या अन्य विपक्षी दल वही सामने आ रहे हैं। आम जनता को इसमें क्यों नहीं जोड़ पा रहे? नहीं, आम जनता से आपका क्या मतलब है? क्या कांग्रेस वाले आम जनता नहीं है? क्या यूकेडी वाले आम जनता नहीं है? क्या भाजपाई जो है वो आम जनता नहीं है? यही तो मुख्य विपक्षी दल है भाई, यही तो किसी न किसी पार्टी में होंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि आम, क्या जो वोट देता है व्यक्ति, क्या वो आम जनता नहीं है? क्या वो कांग्रेस को या भाजपा को या यूकेडी को वोट नहीं दे रहा है? नहीं, यही जनता तो है जो कि अलग अलग दलों को वोट देती है। जैसे अन्य आंदोलों में नहीं, आप एग्जांपल दें कि किस आंदोलन की बात आप कर रहे हैं? अभी निर्भया कांड जैसे हुआ था दिल्ली के अंदर, निर्भया जो कांड हुआ था, तो उसमें पूरा हिंदुस्तान के अंदर जो है आंदोलन 4 तारीख को आम जनता पूरी सड़कों में थी। नहीं, ऐसा नहीं है, मिला जुला असर था उस चीज का, ये चीज है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूकेडी शायद जो है कुछ अपने को आम जनता के बीच में जो है एक संवाद, एक संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे शायद। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आम तो मैं पहली बात तो ये है कि मैं सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठनों को आप कोई ऐसी कोई लाइन नजर नहीं डाल सकते कि भाई ये बिल्कुल हो गया, ये यहाँ तक समाज सेवा होगी और यहाँ से राजनीति शुरू हो जाएगी। ऐसी कोई लाइन स्पष्ट होती ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि राजनीति ही वाकई समाज सेवा है। राजनीति में आकर ही आप जो है समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन राजनीति ने जो अपना जिस तरह की गरिमा होनी चाहिए वो खोई है। इस वजह से लोग अलग अलग परिभाषित करते हैं कि समाज सेवा कुछ अलग है, राजनीति कुछ अलग है। असल राजनीति समाज सेवा जो है वो उनमें कोई अंतर है ही नहीं। आशुतोष भाई, आज के समाचार आपने पढ़े होंगे कि जो हमारे सांसद हैं उनका जो सांसद निधि का खर्च है वो उत्तराखंड से बाहर खर्च हुए हैं, यूपी में, हरियाणा में। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तो धोखाधड़ी लगातार कर ही रहे हैं। अब इसमें आप ये देखिए ना कि जब ये बात हो रही है कि यहाँ जो है मूल निवास की डिमांड है और ये कह रहे हैं कि साहब जो है यहाँ नेपाली पढ़ाई जाएगी, यहाँ जो है बंगाली पढ़ाई जाएगी, कोई गढ़वाली और कुमाऊनी की बात नहीं कर रहा है, जौनसारी की बात नहीं कर रहा है। तो ये लोग हमारे हैं का, हम यही तो लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये आपके हितैषी नहीं है, ये उत्तराखंडियों के हितैषी नहीं है, मूल निवासियों के हितैषी नहीं है। अभी वहाँ पे गया था मैं जहाँ पे सुखवंत जो भाई यहाँ का किसान भाई है जिसने आत्महत्या की है। आप ये देखिए कि वो किसान भाई जो है मरते समय उसका लास्ट स्टेटमेंट है कि जो एसएसपी है यहाँ के मणिकांत मिश्रा जी को मेरे अंग बेच के उनको पैसा दे दिया जाए। मतलब एक आदमी का डेथ स्टेटमेंट है, डाइंग स्टेटमेंट है, और उसके बावजूद जो है धामी सरकार उस व्यक्ति का ट्रांसफर तक यहाँ से नहीं करती। जो छोटे अधिकारी हैं उनको चमोली और रुद्रप्रयाग पता नहीं कहाँ भेज दिया। इसका कारण मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो मणिकांत मिश्रा हैं वो डिफॉल्टर आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। और कैसे हैं वो मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक
एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना होता है आईपीएस आईएएस अधिकारियों को। ये 2017-18 उससे ऊपर नहीं करते हैं, लगातार नहीं कर रहे थे। 2021 से और अभी 25-26 चल रहा है, करोड़ों अरबों रुपए की इनकी कोठी बसंत विहार देहरादून में बन रही है। इनकी पत्नी श्वेता चौबे वो भी अच्छी अच्छी पोस्टिंग में रही हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि ये पुष्कर सिंह धामी के वसूली एजेंट हैं। इन्होंने यहाँ से उधम सिंह नगर से, काशीपुर से जो एक खनन का और तमाम किस्म के अवैध धंधे हैं, क्राइम से, और जो इलीगल जिस कारण ये व्यक्ति मारा गया है हमारा भाई सुखवंत, यहाँ अवैध धंधों से उगाही करके पुष्कर सिंह धामी जी के पास देना है पैसा, और वो करोड़ों रुपए फिर जो है दिल्ली दरबार तक पहुँचाना है। ये सारा खेल चल रहा है। तो यहाँ जब जो है आप जैसा कह रहे हैं कि यहाँ का पैसा बाहर लग रहा है, मैं बता रहा हूँ यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो खुद भ्रष्ट हैं, तो यहाँ के सांसद भी भ्रष्ट हैं। ये लोग उत्तराखंड के हितैषी नहीं है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ मूल निवासियों की सरकार चाहिए। मूल निवासी मतलब जो 1950 से पहले यहाँ रहते थे, उनका है प्रदेश, और हम उसी की बात कर रहे हैं। आज पूरा सिख समाज हमारे साथ खड़ा हो गया है। वो भी 1950 का जो विभाजन हुआ था तब से यहाँ आए हुए हैं, वो मूल निवासी हैं यहाँ के। अब तो यहाँ ये स्थिति हो गई कि पिछले साल अगर कोई व्यक्ति यहाँ आ गया दूसरे राज्य से, वो हमारे बराबर दर्जा उसका हो जा रहा है, वो हमारे रोजगार पे वो कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, हमारी ज़मीनों पे अतिक्रमण कर रहा है। यहाँ पे क्राइम कौन कर रहे हैं? बाहरी प्रदेशों से जो लोग आए हुए हैं। तो ये बड़ी लड़ाई है और इसी को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। 2027 की तैयारी में किस प्रकार के मुद्दे आपके विशेष रूप से रहेंगे? ये तो बड़े मुद्दे हैं, जैसे सुखवंत है, अंकिता हत्याकांड है, इसके अलावा और कौन से मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं आपके जो जनता के बीच में जाके जाए? देखिए, हमारा तो एक ही मुद्दा है, जय पहाड़ और जय पहाड़ी। जय पहाड़ और जय पहाड़ी के अंदर ही सारे मुद्दे आ जाते हैं। जय पहाड़ जय पहाड़ी का मतलब ये है कि ये जो पहाड़ी राज्य है, जो उत्तर प्रदेश से अलग पहाड़ी राज्य बनाया गया, इस प्रदेश की जय जयकार होनी चाहिए। इसके अंदर जो भी मूल निवासी रह रहा है उसकी जय जयकार होनी चाहिए। जय जयकार तब होगी जब उसको मूल निवास प्रमाण पत्र मिलेगा, रोजगार पे उसका पहला होगा, हक होगा। मूल निवास पूरा जवाब देने दीजिए, मैं आपकी बात पे आ जाऊंगा। मूल निवास का उसका हक मिलेगा जब पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, पहाड़ों में जो है गर्भवती माताएं जो है डिलीवरी की व्यवस्थाएं ना होने के लिए नहीं होंगी तो मर जाएंगी। ये व्यवस्थाएं, इस तरह की जो व्यवस्थाएं जब सुधरेंगी तब पहाड़ी की जय जयकार होगी, बच्चों के लिए रोजगार होगा, पहाड़ों में फैक्ट्रियां होंगी। यही पहाड़ी राज्य की परिकल्पना थी, यही हमारा उद्देश्य है, यही हम पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ और पूछना चाह रहे थे? सबसे बड़ा मुद्दा जो यूकेडी का है, यूकेडी यूथ को टच नहीं कर पा रही है। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? आज तो पूरा युवा आप निकलिए, ये पहाड़ी टोपी पहनने के लिए लाए थे, बिल्कुल जो है जय पहाड़ी का नारा लगा रहा। आप देखिए, आप कैसे कह रहे हैं कि सारे यूथ हमसे, ये पीछे आप खड़े हैं, आप देख रही है पहाड़ी टोपी लगा के घूम रहे हैं। सारा यूथ जो है, यूथ तो एक्टिवेटेड है सबसे ज्यादा। समझने की जरूरत हम लोगों को है, जो कि हम थोड़े जो है भ्रमित हो गए हैं कि राज्य बनाया था हमने खुद चलाने के लिए, और उसके बाद सौंप दिया उन्हीं लोगों को जिनसे हमने छुड़वाने के लिए राज्य लिया था। ये जो आप बात कह रहे हैं कि राज्य बनाया हमने, ये बात बिल्कुल सही है। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन ही इसलिए हुआ था कि अलग उत्तराखंड राज्य, लेकिन धीरे धीरे उत्तराखंड क्रांति दल के जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय दलों ने छीन लिए। और इसके साथ हुआ क्या? इसके साथ जब भी इनकी सरकार बनी तो यूकेडी का कोई न कोई जो विधायक था वो इनकी सरकार में मंत्री बन के बैठ गया। देखिए, क्या आप मानते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के, देखिए ऐसा है कि जो लोग उस समय सत्ता के नजदीक गए होंगे, उनमें से मैं अब कुछ तो स्वर्गवासी हो गए, तो मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो अब भी है, जो भी है वो देखिए, अब इस उम्र के इस दौर में है कि भाई वो अब राजनीतिक रूप से इतने सक्रिय नहीं है। जो नए चेहरे जिन पे लोग विश्वास करके यूकेडी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें मैडम भंडारी आप देख रहे होंगे, एक आशीष नेगी, एक युवा है, ये लोग बिल्कुल साफ सुथरी छवि के लोग हैं। इनके मन में कोई क्लेश नहीं है, और ये अच्छी भावना के साथ, साफ सुथरी भावना के साथ, और कभी भी जो क्षेत्रीय विचारधारा है वहां से विचलित ना होने की कसम खाकर यूकेडी के साथ जुड़े हैं। जितने भी लोग हैं, ये आपको भाजपा कांग्रेस में कभी नहीं दिखाई देंगे। मतलब अब आप ये मानते हैं कि आइंदा जैसी गलतियां पहले, बिल्कुल वो है, मैं मानता हूं कि वो ऐतिहासिक भूल थी, उनसे हमने सबक लिया है और हम ये गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। आशुतोष भाई, एक प्रश्न रह गया था कि जब उत्तराखंड राज्य बना, और उत्तराखंड राज्य जो है उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा थी, डॉक्टर डी.डी. पंत ने इसको विचारधारा के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने एक विचार दिया था, और भी बड़ौनी जी थे, इंद्रमणि बड़ौनी जी होंगे।
लेकिन ये जो मूल निवास का और स्थायी निवास का मुद्दा जो है, अभी ये विगत कुछ एक आध वर्ष से जो है ये उसमें हाईलाइट हुआ है। तो इससे पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है एक पहाड़ बनाम मैदान मुद्दा जो है एक बहस जो है छिड़ गई है। तो इसमें आप उत्तराखंड क्रांति दल की आपकी क्या विचारधारा है? आप मूल निवासी किसको मानते हैं, स्थायी निवासी किसको मानते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट बिल्कुल करिए। मैं स्पष्ट क्योंकि करना बहुत चाहूँगा, लंबी बहस इस समय चल रही ये है। उत्तराखंड क्रांति दल नहीं, ये संवैधानिक ढंग से 1950 जो है वो डेडलाइन है कि 1950 में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग विभाजन हो गया, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना, उस दौरान जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए वो लोग और जो यहाँ पहले से रह रहे थे, जो जिस राज्य में रह रहा था उस कट ऑफ डेट को वो उस प्रदेश का मूल निवासी हो गया। ठीक है, उसी हिसाब से 1950 में जो भी उत्तराखंड में रह रहा था, ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। अच्छा, तो वो 1950 में उत्तराखंड में रहने वाला वो यहाँ का मूल निवासी है। ये हम कोई अलग बात नहीं कह रहे तो हैं। यही चीज स्थायी निवासी की भाषा आप क्या किसको मानते हैं? स्थायी निवासी देखिए मैं कौन होता हूँ नहीं, मानने वाला। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल रहा था। अब तो देखिए यूसीसी में तो 1 साल में दे रहे हैं। यूसीसी में तो ये व्यवस्था बना दी कि 1 साल भी यहाँ कोई रह जाएगा वो भी स्थायी निवासी हो जाएगा। जो यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल रहा था सरकारी नौकरियों में जो होता था प्रवेश के लिए, देखिए ये ऐतिहासिक स्थायी निवास का एक वो लगता था कि स्थायी सबसे बड़ा निवास। मुद्दा अभी जो उत्तराखंड में चल रहा है वो SIR है। उस SIR को लेकर आपको क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये SIR इलेक्शन कमीशन की जो गोपनीयता है उस पर भी असर डाल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए तो आप समझ ही सकते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग है एक तरीके से। जहाँ जहाँ अपने लोगों को फ़ायदा उठाना है वहाँ वहाँ कर दीजिए, और जहाँ जहाँ नुकसान पहुँचाना है दूसरे दलों को इसलिए किया जा रहा है। एक तरह के षड्यंत्र मैं इसे मानता हूँ। और अगर इसमें ईमानदारी से काम किया जाए तो जो वाकई वोटर है ही नहीं उत्तराखंड का वो हटना चाहिए। जो आप देखिए दूसरे प्रदेशों से आके यहाँ पे जो है जिन्होंने यहाँ पे ज़मीनें ले ली हैं, कब्जे किए हुए हैं नाले खालों में, उनको वोट का अधिकार किस हिसाब से आपने दे दिया? बिजली पानी के कनेक्शन आपने किस हिसाब से दे दिए? उन्हीं लोगों ने तो यहाँ पे हमारे रोजगार पे अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग काशीपुर में भी हैं, हरिद्वार में भी हैं, देहरादून में भी हैं, लेकिन ये भाजपाइयों के वोटर हैं, इन्होंने इनको इस तरह से किया हुआ है। तो वहाँ नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हम इस मुद्दे को उठाएंगे और हम बाकायदा एप्लीकेशन देकर SIR की दिशा जो है ये तय करने की बात इलेक्शन कमीशन को करेंगे कि अगर आपने वाकई ईमानदारी से काम करना है तो इनकी नाले खालों की पड़ताल करिए। जहाँ रोहिंग्या बस गए हैं, दूसरे प्रदेशों से आके क्रिमिनल लोग बस गए हैं, आप उनको वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाइए। सर जिस तरीके से अभी पूरी कार्रवाई हो रही है, प्रदेश को जो 10 साल होने आ रहे हैं भाजपा सरकार में, इसे कैसे देखते हैं आप? इन 10 सालों को कैसे देखते हैं? क्या वाकई प्रदेश विकास की ओर गया है? विनाश की ओर गया है। आप ये देखिए कि महिला क्राइम में देश का नंबर 1 हो गया, रोजगार की स्थितियां चौपट हैं। जितनी महिलाओं की डिलीवरी के दौरान मौत हुई है इसी कार्यकाल में पूरी हुई है। तो पूरे आप लोग देखें कि मतलब जो लोग हैं युवा सड़कों पे हैं, अवैध खनन की स्थिति देखिए आप। मैं कल रात यहाँ काशीपुर में फंसा रहा तो बताते हैं कि रात को तो यहाँ जाम लग जाता है, जो अवैध खनन के डंपर ये आते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो मणिकांत मिश्रा जैसे IPS अधिकारी हैं ये वसूली एजेंट हैं। ये जो अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करते, उसके बावजूद इन्हें सेंसिटिव पोस्टिंग दे रखी है। और सेंसिटिव पोस्टिंग में भी इन पर इतना बड़ा आरोप लग गया कि इनकी वजह से एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर दी। वो कह रहा है कि मेरे ऑर्गन्स बेच के आप इनके पैसे पूरे कर दीजिए, तब इनकी पूरी जो डिमांड पूरी होगी। उसके बावजूद नहीं हटाया जाता। और ऐसे यही नहीं है, जो देहरादून में बैठे हुए हैं अजय सिंह, वो भी नहीं कर रहे हैं, अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैठे हुए हैं। उस हिसाब से उनको देहरादून जैसी पोस्टिंग नहीं मिल सकती। क्यों बैठे हुए हैं? मतलब वसूली एजेंट हैं। मतलब आप अपराधियों से साठगांठ करिए, आप जो अवैध खनन के कारोबारी हैं उनसे साठगांठ करिए, आप जो है ये प्रॉपर्टी के जो अवैध काम करते हैं उनसे साठगांठ करिए और हमें पैसा दीजिए। यही चल रहा है। वसूली करिए, क्राइम बढ़ता है तो बढ़ जाए, हम तक पैसा पहुंचाइए। और ये पूरा जो है इसके सूत्रधार जो है पुष्कर सिंह धामी है। तो 10 साल का जो कार्यकाल है, मैं तो समझता हूँ ये काला युग है उत्तराखंड का। और इनके जब ये कुर्सी से हटेंगे तो मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आ गई तो ये सारे लोग जो है जेल जाएंगे।
जिस तरीके से अभी आपने बात करी कि नदी नालों पे कब्जा करके ये लोग बसे हुए हैं, वही बात तो वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसे हम बचा रहे हैं। वो जो जेसीबी चला दे रहे हैं, बुलडोजर चला के जो ख़त्म किया जा रहा है, वो इसीलिए ख़त्म किया जा रहा है कि जो अवैध निर्माण है उसे तोड़े जा रहे हैं। तो डेमोग्राफी चेंज पर आप क्या देखते नहीं, हैं? कहाँ पे चला रहे हैं जेसीबी? अंकिता भंडारी वाले रिजॉर्ट पे जरूर इन्होंने चलाया है जेसीबी। आप बताइए ना किस नाले खाले में चला रहे हैं बाकी ये? भाई सबूत मिटाने के लिए तो ये चला देंगे, लेकिन आप उस तरह से बताइए कि ये इन्होंने कि धार्मिक स्थलों को भी तोड़ा है, उसको तोड़ने पे उन्होंने वो कहा है कि ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है। वो तो देखिए भाजपा की रणनीति है कि हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जाए और ये दिखाया जाए कि वो जो है हिंदू खतरे में है। खतरे में हिंदू नहीं है, जो पहाड़ी है, जो मूल निवासी है वो है खतरे में। जो मूल सनातनी व्यक्ति है वो खतरे में। आप रुद्रप्रयाग का एग्जाम्पल देखिए, वहाँ का जो डीएम रहे हैं और जो प्रतीक जैन है और जो एसडीएम थे, वो एक देव डोली के वहाँ पे एक गेट बना दे रहे हैं। अरे जब आपको पता है कि देव डोली गेट के अंदर से नहीं जाती है, उसका अपमान होता है, तो जबरन क्यों बना रहे हैं, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो संरक्षण किसका है? सरकार का संरक्षण है कि आप ये करिए, अवैध निर्माण करिए, पैसा इसमें बंदर बांट करिए, ठेकेदारी पनपाइए, हमें पैसा दीजिए। और क्या मकसद है? जबकि देव डोली वैसे ही जा सकती है, वहाँ स्टेडियम बनाया जा रहा है जबरन। महर्षि अगस्त जी की वो पूरी जो उनका परिसर है उसमें अतिक्रमण किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है? ये कहाँ के सनातनी है? कल आपने देखा कि मौनी अमावस्या पर जो है शंकराचार्य जी के साथ किस तरह की बदसलूकी हो गए। उनके शिष्यों की शिखाएं खींच के वो पुलिस वाले ले जा रहे हैं। वहाँ तो योगी जी का शासन है। वो कैसे योगी हैं? वो कैसे योगी हैं? उनको भी सामने आना चाहिए कि उनके शासन में ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है। और अभी तक वो पुलिस अधिकारी जो है उन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने तो मीडिया में ऐसा कुछ नहीं देखा अभी तक। तो कहाँ के सनातनी है आप? 4 धाम खोद दिए हैं पूरे। बद्रीनाथ मंदिर का, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप आए।